नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का शब्दों में अनेकता एकता संग साहित्य संगी और साहित्य गैलरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, तो आज एक महापर्व भी है महाशिवरात्रि भी है और उसी मौके पर आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं 2 बहुत ही ज़्यादा प्यारी शख्सियत जो जी, हिंदुस्तान के रत्नों में से हैं और उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और किस तरह की मानसिकता के साथ वो अपने समय में, अपने दौर में अपनी जान, नाम, पहचान उन्होंने बनाई। वाह! जी हाँ, दोस्तों आज ऐसे ही हम बात करेंगे हिंदुस्तान के जो महान व्यक्तित्व के बारे में जैसा कि एकता तिवारी जी ने बताया। तो हम बात करेंगे एक हमारे हिंदुस्तान के ऐसे ही बहुत बड़े शायर कहे जाने वाले फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जी के बारे में, जिनका जन्म तो हुआ था सियालकोट पंजाब तत्कालीन उस समय के भारत में, जो कि बाद में पार्टीशन के बाद उसको पाकिस्तान में में चला चला गया। गया। और एक और ऐसे ही कवि, समकालीन कवि, साठोत्तरी कविता के जाने-माने नाम सुदामा पांडे धुमिल जिसके नाम से हम उनको जानते हैं। बनारस की गलियों में जिनका जन्म हुआ और सत्ता से मोहभंग के खिलाफ जिन्होंने सत्ता के खिलाफ लगातार कविताएँ लिखी जिसके लिए वो जाने गए, उनकी अपनी एक पहचान बनी। ऐसे ही हम 2 लोगों के बारे में बात करेंगे। फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ़ एक शायर नहीं है, हुँ, वो एक विचार हैं, वो हुँ, एक क्रांति के जनक हैं, हुँ। कि जब वो लिखते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बोलिए। आज भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो छात्र राजनीति की बात हो या किसी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर भी हो। जो हमारी उम्र के युवा लोग हैं या जो बड़े-बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हैं, सड़कों पे निकलते हैं, यात्राएँ निकालते हैं, आंदोलन निकालते हैं और ये उनकी सब नज़्म आज भी इतनी मकबूल है, हुँ, जो गाई जाती है। हम बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। हुँ, आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है लेकिन आपके सुनाना मुँह से चाहेंगी आप? मैं कुछ और सुनाना चाहूँगी लेकिन आप ये सुनना नहीं, चाहते नहीं, हैं तो नहीं, सुन सकते मैं कुछ और सुनाऊँगा, लेकिन उसके पहले सुनने-सुनाने का सिलसिला हमारा आगे जारी रहेगा। हैं। ओके। अच्छा, पहले सुनाएँगे हम? नहीं, नहीं, पहले आप अरे! ऐसे कैसे? लेकिन उन्हें सुनने और सुनाने का दौर तो ऑफ़ कोर्स बना रहेगा लेकिन जैसे आपने बताया कि अब के जो पाकिस्तान में है सियालकोट जहाँ उनका जन्म हुँ, हुआ, उस वक़्त हिंदुस्तान था, कोई लकीरें नहीं खींची गई थी, कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था। सभी जो हमारे राइटर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, जिनकी कविताओं पे आज भी हम कदम उठाते हैं, उन्हें अपने जीवन में एज़ अ सार इस्तेमाल करते हैं, वो उसी समय के हैं, जब सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तान हुआ करता था। और उनके बारे में पब्लिक को वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ एक राइटर सिर्फ राइटर नहीं थे। हुँ, उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज़ इस राष्ट्र को दी हैं। उन्होंने तब की ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक उनकी प्रमोशन हुई। उसके बाद वो वहाँ यहाँ से जाकर लंदन बसे और जब वहाँ से लौटे तो 64 में वो लौटे हैं और जब वो लौटे हैं तब तक तो ऑफ कोर्स 47 में ही पार्टीशन हो चुका था तो वो कराची में कराची मतलब अपनी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में उनको एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया और फिर वो काफी लंबे समय तक एज अ प्रिंसिपल वहाँ कार्यरत रहे। इन बिटवीन एक बहुत ही बड़े कॉन्स्पिरेसी में वो फंसे, रावलपिंडी षड्यंत्र के नाम पर सभी जगहों पे लोग जानते हैं, जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या यूपीएससी या इस तरह की तैयारी करते हैं, तो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्पिरेसी पढ़ने में आती है, जिसमें कि फैज़ अहमद फैज़ 4 साल के लिए जेल हुँ, में रहे। और जेल में रहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने केवल सज़ा काटी वहाँ पर, उन्हें वहाँ पर सच्चाई जो समाज की है, देश की है, उसके साथ उनका रूबरू हुए वो। और बाकायदा उन्होंने एक किताब भी लिखी, एग्ज़ैक्टली। हाँ, कौन-सी? जेल जिंदानामा। करेक्ट। तो उनकी जितनी भी आपको मटेरियल आज की तारीख में हमें पढ़ने को मिलता है, वो किसी न किसी मोमेंट के तहत वो हुँ, राइटिंग की गई है। तो वो क्या सॉरी? जिंदानामा। जिंदनामा जो हमारी किताब है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, वो उन्होंने जेल में बैठ कर के लिखी थी और वो तब जब उनका रूबरू हुए थे, वो साक्षात्कार हुआ था ग्राउंड रियलिटीज़ से, कि देश में और सत्ता में और समाज में लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो इस तरह के तो वो रचनाकार रहे हैं। केवल सिर्फ़ कि उनको कवि कह देना या राइटर कह देना काफ़ी नहीं होगा और उन्होंने मात्र इतने समय पूरे जीवन काल में उन्होंने मात्र 1700 उनकी टोटल अगर हम सारी नज़्में, ग़ज़ल, राइटअप सारे इंक्लूड कर दें, तो उसकी फिगर है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1700। यानी कि मैं एक रिसर्च एक इंटरव्यू में देख रही थी कि उसको अगर बाइफरकेट किया जाए तो सालाना मात्र डेढ़
नज्म या 1.5 कलाम उन्होंने लिखा है, उससे ज्यादा उन्होंने लिखा है पूरे जीवन काल में। और बाकी तो बहुत सारे जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी तो लाखों में राइटिंग्स हैं, लेकिन इनकी मात्र 1700 है। लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो वक्त पर आवाम के बीच में इस्तेमाल न की जाती हो, या स्टूडेंट यूनियंस में वो गाई न जाती हो, या उनके शेर और शायरी इस तरह से इस्तेमाल ना होते हो जहाँ पर वो फिट नहीं होते हो। तो इस तरह के थे फैज अहमद फैज। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फैज सिर्फ एक शायर नहीं, एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ से वो जुड़े रहे, जेल भी गए, निर्वासन झेला, लेकिन उसके बाद भी उनकी कविताओं में, उनकी लिखारी में, उनकी लिखाई में किसी प्रकार की आपको कोई कड़वाहट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल फैक्ट। रुमानी के साथ जो इनकलाब की बात करते हैं, जब वो लिखते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज, करेक्ट, दुख और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस लगी चाहत के सिवा। जब वो लिख रहे होते हैं तो अपने महबूब से वो कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नवाज, मैं तुमसे अब पहली जैसी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे सत्ता समाज जो भी कुछ चल रहा है उससे मुझे कुछ उम्मीदें हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। उन्हें सत्ता से कोई लगाव नहीं था, उन्हें राष्ट्र में जो भी हो सत्ता में थी उसके खिलाफ वो करेक्ट मार्ग पे हो। जी, ये है साहब का इनकलाबी तेवर था, करेक्ट, वही कह सकते थे, बाकी तो। अरे मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आपने उनकी एक नज्म बहुत ही प्यार से पूरी की पूरी गाई थी। अगर आप वो मतलब मैं वो पढ़ना चाहूंगी, लेकिन मैं अगर आप नहीं उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा है कि हम देखेंगे। और इस नज्म की खासियत ये है कि ये हर जगह आंदोलन में तो गाया जाता है, ये भी गाया जाता है, और कई बार फैज साहब के खिलाफ इस्लामी विरोधी लोग भी खड़े होते हैं कि फैज साहब इस्लाम विरोधी हैं, और हमारे जो हिंदू भाई बहन लोग हैं वो भी बोलते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। खासकर जाए तो जाए कहाँ। खासकर ये जो नज्म है, मैं अगर आप खोज के आपके हाथ में किताब में देख पा रहा हूँ, सारे सुखन हमारे आपके हाथ में है, तो अगर आप निकाल पाए खोज की पेज नंबर पे है, हम देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द है ना उर्दू के, ये लीजिए। हाँ, जब वो लिखते हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। इसे आप पढ़ें, इसमें कुछ शब्द हैं जिसको मैंने अपने उसको व्याख्यायित किया है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, लेकिन आप पढ़। अच्छा, आप साथ साथ उसको पहले आप पढ़ लें, व्याख्या कर दीजिए। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। फिर आप गाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं गाती तो आप हैं। अरे रे 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 नहीं। तो ये जो नज्म है, ये सिर्फ नज्म नहीं है, ये एक आंदोलन है अपने आप में। ये उसमें लिखा गया था जब पाकिस्तान में एक सत्ताधारी बैठे थे उस गद्दी पे, सिंहासन पे, इनका नाम होता है जिया उल हक। उनके विद्रोह में, इनके खिलाफ उन्होंने लिखा था, आप पढ़िए। और उसी वजह से लोगों ने इन्हें अपनी इस्लाम खिलाफी का इल्जाम इन पर लगाया था, और तब से आज तक वो इल्जाम, वो जा करके उन्हें अरसा बीत गया, लेकिन वो इल्जाम अब तक नहीं हटाया। वेल, तो तराना है ये, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल के लिखा है, वो जुल्मों से तम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अलहे हिकमत के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे रहम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनहक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। मैं इसे पढ़ना चाहती थी, बट वो ऐसा मोमेंट ऐसा बना कि मैं पता नहीं किस भाव में बह गई और मैंने उसे ऐसे उठा लिया। वेल, हाँ, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, हमारे सुनने वालों को अच्छा लगेगा। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है जिस तरीके से, और ये सत्ता के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि आम जनता की इसमें बात होती है कि जो सत्ताधारी हमारे हैं किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम क्या चाहते हैं। लेकिन हमारी अपनी बुद्धि है, हमारी अपनी समझ है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। कुछ एक वर्ड पकड़ते हैं, खुदा खुदा,
अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। हम्म। उनको लगता है अगर वो बात कर रहा है खुदा की तो भगवान का विरोध कर रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि खुदा भगवान सब एक ही है। करेक्ट। इसमें आपने पढ़ा कि लोहे अजल, लोहे अजल का मतलब होता है विधि का विधान, कि एग्जैक्टली। जो लोहे अजल में लिखा है, जो विधि के विधान में लिखा है। महकूम मतलब हम सब जिसके ऊपर शासन चलाया जा रहा है, जो हमारा सत्ताधीश है था वो हम्म। जियाउल हक, हम्म। उसके बारे में लिखा जा रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर सॉरी। जात समुदाय के बारे में। अहले हकम मतलब सत्ताधीश, जो बैठा हुआ है सिंहासन पे, जिसकी जिम्मेदारी है जो काम करने की, वो सही तरीके द से नहीं कर। किंग ऑफ हाँ, द ऐसा। कंट्री। हाँ। हाँ, और ये खुदा मतलब खुद को खुदा समझने वाला। ऐसा कई बार होता है कि जब हमारे हाथ में पावर होता है, तब अपने आप को पावर स्टार, खुद को भगवान समझने लगते हैं। बुत मतलब पुतला, जब आंदोलन होते हैं तो आप देखती होंगी कि सड़कों पे पुतले जलाए जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो बुत मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं कि पुतला फूका जाएगा। करेक्ट। मर्दूम हरम का मतलब होता है कि धर्मस्थल में प्रवेश करने से वर्जित उसमें कर दिया गया था। आज भी हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पे आप समाचार में आपको सुनने को मिलता होगा कि इस मंदिर में फला जात के लोगों के लिए प्रवेश नहीं है। हम्म। सोचिए मतलब हम कहाँ है, उस समय लिखी गई नज्म है। खल्के खुदा मतलब आम जनता, जो हम हैं, आप हैं। तो फैज एक आम जनमानस की पीड़ा की बात करते हैं इसमें, हम्म। ना कि वो किसी हिंदू या इस्लाम के विरोध में लिख रहे होते हैं। करेक्ट। तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा, किसी का विरोध भी नहीं है। ये विरोध में किसी इंसान के भी नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स इंसान के तो इंसान विरोध के में तो था, खिलाफ में था, लेकिन खिलाफत किसी तो थी। जाति समुदाय वर्ग विशेष के बारे में नहीं था। लेकिन खिलाफत भी उस इंसान की विचारधारा की थी, हाँ, उसके कर्मों की थी, ना कि किसी पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी के लिए, कि हिंदू के लिए, कि मुस्लिम के लिए। वो तो वैसे ही अंदर बड़े कोफ्त में थे अंत अंत समय तक भी, कि भाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हमने मिलजुल कर जो लड़ाई लड़ी, उन्हें भगाने के लिए लड़ी थी, उसमें ये पार्टीशन कहाँ से बीच में आ गया। तो वो जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, जब उन्होंने सबको टाटा बाय बाय कहा, तब उनके अंदर ये बहुत जोर का मलाल था कि बंटवारा नहीं चाहिए था। और उस बंटवारे के चलते जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान सिर्फ लोगों को इधर उधर बंटना पड़ा, या जो एक दूसरे से लगाव रखते थे परिवार, भले ही वो सारे के सारे मुस्लिम हो चाहे मत हो, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मत हो, सब आपस में मिलजुल कर जिस तरीके से एक परिवार की तरह रहते थे, उन सबको बंटना पड़ा। और इस तरह बंटना पड़ा कि उसमें गम ही गम था, दुख ही दुख था। सामान छोड़ छोड़ कर जो गए हैं, तो मर कट के जो गए हैं, और लड़कियों और महिलाओं के साथ जो हो रहा था, तो वो इतना दर्द उस व्यक्ति के अंदर, उस समय हर व्यक्ति के अंदर था। लेकिन फैज साहब ने उसे इस तरह से शब्दों में ढाल दिया। हर किसी की तो उतनी बखत भी नहीं है कि शब्दों में ढाल सके, बट बिना हार्श हुए। उनकी किसी भी नज्म में आपको हार्शनेस नजर नहीं आएगी, या रोष नजर आएगा, लेकिन शब्दों में बहुत कंट्रोल है, जुबान पे बहुत कंट्रोल है। आज हम जरा सा गुस्सा आता है तो गाली गलौज पे उतर आते हैं, लेकिन उनकी जुबान में सख्तियत है। मतलब लोगों को वो ठोस तरह से एक मैसेज जरूर देते हैं, लेकिन उसमें अपशब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है। कि कोई सी भी नज्म उठाकर उनकी देख लीजिए आप पढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है, हम्म। मखदूम की याद में वो लिखते हैं, आम जनता की याद में वो लिखते हैं कि आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शमे गम झिलमिलाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन कपड़े, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा साए शाबे गुल के तले कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो न आया उसे जंजीरे दर हर सदा पर बुलाती रही रात भर, क्या बात है। एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। ऐसी है एक और भी। ये इस हाँ, इसका मायना आप ऐसे देखेंगे तो दो लोगों के बीच की बात लग सकती है, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए जो उनसे बिछड़ गए। वो जो लोग उनके जीवन में बचपन से लेकर एक समय तक बहुत अहमियत रखते थे, अब कहीं नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वही जो नेशन वाइज बंटवारे हो रहे हैं, अपने लोगों से सब दरकिनार हो रहे हैं। तो उस भाव में ये लिखी गई है। लेकिन हाँ, समझ समझ की बात है, समझने वाला इसको पढ़ करके कहीं भी जा सकता है। और कवि और राइटर का तो काम ही है कि आप अपने इंटेंशन, अपने थॉट्स जब डिलीवर करते हैं, तो सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसे ले सकता है। और कुछ बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं जो मुझे पसंद पसंद है। पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे पढ़ना संभव नहीं है। मैं कुछ कुछ पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे एक और है कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है हम्म। दुश्मनाम, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्मनाम तो नहीं है इकराम ही तो है, हम्म। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।
ऐसा ही वो फिर लिखते हैं कि जब वो बंद थे जेल में, जिंदानामा में ही लिखते हैं कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारो सवा से कुछ तो कहो, कहीं तो पहरे खुदा आद जिक्रे यार चले। ये उसमें लिखते हैं जब वो जेल में बंद थे, करेक्ट। जिंदानामा और में। जिक्र यार से मतलब उनका, आप समझ रहे हो, वो किसी कास्ट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो किसी भगवान को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो किसी देश को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो सबको मिला जुला करके बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, खुश मिजाजी से उस माहौल को जीना चाहते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियां वक्त की रही और उनके रहनुमाओं की रही, या हमारे कह लें या जिनके भी कह लें। तो ये वक्त वैसा था जब अपना दर्द इस तरह के बुद्धि मत लोग शब्दों में ढालकर हमारे लिए आज इस तरह से पूरे किताबें छोड़ गए हैं। और आपको और एक और बहुत बेहतरीन जानकारी इसी इसी के फ्रंट पेज पर ही मिलेगी कि उनकी जो ये रचनाएं हैं कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी, रूसी, बलोची, हिंदी, ये इनमें से दो, रूसी और बलूची, ये जो दो भाषाएं हैं, ये सारी किताबें उनमें कन्वर्ट नहीं होती हैं। बहुत ही लिमिटेड लोगों की किताबें वहां पर कन्वर्ट की जाती है। और रूस में तो उनकी इस तरह की कनेक्टिविटी थी या प्यार था लोगों का कि वो ऐसा कोई जगह रूस की नहीं थी जहाँ वो गए ना हो, या जहाँ पर उनके परिचित ना हो या परिवार ना हो, जहाँ पर उनका मतलब होता है ना, हमारा अपनी अपनी जगह, अपनी खुद की जब जगह होती है तो वहाँ पे ऐसे कई सारे घर और परिवार होते हैं जहाँ हम कहीं भी जाते हैं, 2 दिन 4 दिन ऐसे ही रहते हैं, घूम फिरते हैं। और ये उनके लिए रूस था। रूस जो जगह और वहाँ के लोग जो थे, इस तरह की मोहब्बत थी फैज साहब के लिए उनकी। और उनके प्राइजेस भी तो मैक्सिमम वहीं से, लेनिन से वो बहुत प्रभावित थे। लेनिन नोबेल प्राइज उन्हें मिला, और उनके जाने के बाद उनका नामांकन हुआ था नोबेल पुरस्कार के लिए। तो उनके जितने भी अवार्ड्स हैं या किताबें हैं, आप मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे मुसाफिर, मेरे दिल, मेरे नहीं, उसको मेरे दिल पढ़ते हैं, वो लिखने में मात्रा पतन करने के लिए वैसा लिखा जाता है उर्दू में, लेकिन वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर। हाँ। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है, जो लोग उर्दू नहीं जानते समझते हैं, वो मेरे को मेरी, तेरे को तेरी, वो मात्रा पतन के लिए लिखा जाता है, लेकिन हम उसको मेरे और तेरे ही पढ़ेंगे। मेरे और तेरे। तो फिराक गोरखपुरी साहब, कैफी आजमी साहब और साहिब लुधियानी साहब की फैज अहमद फैज साहब उनके समकालीन रहे। विख्यात पंजाबी शायर थे, क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इंकलाब और रोमानी वो लेके चलते थे, जिसके लिए उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। और वो प्रगतिवादी रहे, मतलब तरक्की पसंद शायर थे। माहौल के हिसाब से जो भी चीजें वो देखते थे, सुनते थे, उनको खलिश होती थी, चुभती थी, फिर वो लिखते थे। तो यहीं पे वो खलिश कैसी लिखी हुई है वो मैं पढ़ना चाहती, जो मैंने नोट कर रखी थी। और ऐसे ही कई बार उन्हें मतलब मार्क्सवाद, साम्यवाद का मतलब बोला जाता है, एक तो मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट है, ऐसा वैसा कई बार उनको बोला गया। बहरहाल आप कुछ पढ़ना चाह रही हैं। जीने के लिए मरना। जीने के लिए तो मरना ही पड़ता है। जीने के लिए मरना ये कैसी सआदत है, मरने के लिए जीना ये कैसी हिमाकत है। अकेले जियो एक शमशाद तन की तरह, और मिलकर जियो एक बन की तरह। हमने उम्मीद के सहारे टूटकर यूं ही जिंदगी की है, जिस तरह तुमसे आशिकी की। अब यहाँ पर इन शब्दों को का इस्तेमाल उन्होंने जिस तरह से किया है, वहां पर नेचर भी है, वहां रोमांस भी है, और वो लिखा उन्होंने सियासती लोगों के लिए। वही ना, मतलब उनकी खासियत थी कि मतलब रोमानी लिखते लिखते वो उसमें इंकलाब की कब बातें लिख देते थे। लोग पढ़ेंगे अगर इसे तो वो सोचेंगे इश्क की शायरी है, आशिकी की शायरी है, मोहब्बत का जिक्र है। यही उनकी बहुत बड़ी पहचान। लेकिन अगर आप उन्हें और मतलब जिन्होंने पढ़ा है या जिन्हें पढ़ने की उनकी इंटरेस्ट है, उन्हें पता होगा वो किस तरह की राइटिंग करते हैं। और ये वाला जो जीने के लिए मरने में पूरी जो इन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, रोमांस जनता के प्रति, और उसके अलावा इसमें आपको कोई वैसी वाली बात नजर नहीं आएगी जिसमें हम कहें कि ये 2 लोगों के लिए लिखी हुई है। इसी के बाद एक और मैंने जिंदा से एक खत को नोट कर रखा था। मेरी जान तुझको बतलाऊं बहुत नाजुक ये नुक्ता है, मेरी जान तुझको बतलाऊं बहुत नाजुक ये नुक्ता है, बदल जाता है इंसान जब मकान उसका बदलता है। बिल्कुल। मुझे जिंदा में प्यार आने लगा है अपने ख्वाबों पर, मुझे जिंदा में प्यार आने लगा है अपने ख्वाबों पर, जो शब को नींद अपने मेहरबा हाथों से वा करती है दर उसका। तो आ गिरती है हर दीवार
तो आ गिरती है हर दीवार उसकी मेरे कदमों पर, मैं ऐसे गर्क को जाता हूँ इस दम अपने ख्वाबों में। है जैसे एक किरण ठहरे हुए पानी पे गिरती है। मैं इन लम्हों में कितना सरखुश ओ दिलशाद फिरता हूँ, जहाँ की जगमगाती वुसअतों में किस कदर आजाद फिरता हूँ। जहाँ दर्द ओ अमल जहाँ दर्द ओ अलम का नाम है कोई न जिंदा है, तो फिर बेदार होना किस कदर तुम पर गरा होगा। नहीं ऐसा नहीं है मेरी जान, मेरा ये किस्सा है। मैं अपने अज़्म ओ हिम्मत से वही कुछ बख्शता हूँ, नींद को जो उसका हिस्सा है। इसमें इतने तरीके से, सलीके से उन्होंने जिंदा होते हुए जिस तरह की इमेजिनरी दुनिया हम एक होता है ना, हर किसी का कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ये हम इंसानों को ही भगवान ने गिफ्ट दिया है कि हम किसी भी एक चीज जो हमारे पास है, हम उसके 10 तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। वो वहां पर अपने महबूब के नाम पर या तरीका कहने का सिर्फ वो है कि प्यार से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की दुनिया देखता हूँ अपने ख्वाबों में। मतलब बहुत ही नरमी से प्रतिशोध उनके यहाँ देखने को नहीं मिलता। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो यही इतनी और भी मैंने बहुत सारी चीजें नोट कर रखी हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ फैज साहब के बारे में नहीं, आज हम सुदामा पांडे धूमिल जी के बारे जी। में बात करने वाले हैं। और वो इसलिए कि इनका जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि दोनों दोनों इर्द लोगों का गिर्द ही फरवरी आते माह के हैं, है ना? आगे-पीछे तो हमने कहा कि दोनों को और एक दोनों साथ, की जो रचनाएँ हैं, वो भी लगभग सिमिलर है लगभग एक ही क्योंकि जैसी उनकी हैं, विचारधारा सिमिलर विचारधाराएँ है। लगभग एक जैसी लेकिन ही हैं। फैज साहब की बात को मैं अपनी कविता से खत्म करना चाहती हूँ, ताकि हम स्विच करें जी, जी, एक बिल्कुल, बिल्कुल। नए। हाँ, आपकी ये कविता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे मैंने सुनी है, हिंदुस्तान। थैंक यू। आप थैंक यू। पढ़िए। पढ़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये एक हम फैज अहमद फैज साहब से एग्जिट होकर जो धूमिल साहब की जीवन में एंट्री करने वाले हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा ब्रिज होगी मेरी कविता, क्योंकि दोनों ही के ख्यालात, दोनों की ही विचारधारा, दोनों ही की रचनाएं समाज और राष्ट्र के लिए प्रति वैसी ही हैं जैसा मैं भी थोड़ा बहुत फील कर लेती हूँ। मैं वहां तक तो कहाँ ही पहुंचूंगी। अरे! हाँ, मतलब यू नेवर नो, बट उनके लिए मतलब हम क्या ही हैं, एक एक बीज हैं और वो तो बड़े बड़े दरख्त हमारे लिए आगे हैं। तो उनके छाँव में एक कविता। एक कविता उनकी छाँव में जिसका टाइटल मैंने हिंदुस्तान दिया है। अरे! अब आपको पसंद आया, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं दुनिया के जिस किसी भी कोने में रहूं, मैं दुनिया के जिस किसी भी कोने में रहूंगी, राम हो या रहमान सम्मान ही करूंगी। वाह! साथ में चले ना चले पर पलट कर कभी वार नहीं करूंगी। साथ में चले ना चले पर पलट कर कभी वार नहीं करूंगी। मेरी माँ हो तेरी बहन हो, जात पूछ कर निर्वस्त्र नहीं करूंगी। उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो पश्चिम हो, दिशा कोई भी हो, जहन में तेरी दशा कुशल क्षेम ही रखूंगी। और मन में कोई बात होगी तुझसे कहने की, और मन में कोई बात होगी तुझसे कहने की, तो सीधा तुझसे कहूंगी। मेरे घर आए तेरे परिजनों को नंगा कर उनका गला नहीं रेतूंगी। और सारी दुनिया की क्या बात करूं मैं, और सारी दुनिया की क्या बात क्या करूँ मैं। बात करूं मैं, अपने हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मोहनबारी तक, ना हिंदू बनूंगी ना मुसलमान बनूंगी, ना सिख बनूंगी ना ईसाई बनूंगी। मैं संसार के हर छोर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बनूंगी। वाह! सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बहुत ही बनूंगी। खूबसूरत ख़्याल है आपके। थैंक यू। ये भी उसी तरीके से आते हैं जब जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती है ना, कि हुँ, आपको अंदर से झंझोड़ देती हैं और आप कुछ फिजिकली आप कुछ कर नहीं सकते। तब आप भगवान की कृपा ही है कि आपको मेंटल उस लेवल पे पहुंचा दिए कि वो शब्दों से आप उधेड़ बुन करके अपने उस रोष को, उस द्रोह को ऐसे उतार कविता सकते का हैं। जन्म ही तो पीड़ा से हुआ है। करेक्ट। वैसे ही तो मैंने कहा ना, फैज साहब और धूमिल जी के एग्जिट एंटर करने में लाइफ के बीच में ये कविता एक ब्रिज की तरह मैं इस्तेमाल करना चाहती थी। थैंक यू फॉर दैट। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ और बनारस में जन्मे एक कवि जिनका नाम सुदामा पांडे धूमिल, जिनके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। अब करेक्ट। बात हम करेंगे सुदामा पांडे धूमिल जी के बारे में, जिनका जन्म बनारस में हुआ, हम्म। बनारस की गलियों में हुआ। 11 साल की मात्र उम्र में उन्होंने अपने पिता का साया खो दिया। उनके सर से उनके पिता का साया हट गया। राइट। बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने
पढ़ाई की, ITI किया, फिर उन्होंने BHU से डिप्लोमा किया। पढ़ाई उन्होंने बहुत ब्रेक करके हाँ, की, मतलब क्योंकि वो क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी कम से उम्र बहुत में कुछ ही उनके करना ऊपर था। बहुत ज़िम्मेदारियाँ आ गई। उन्होंने उस तरीके से अपने आप को सँभाला। फिर वो BHU में ही कुछ सालों तक अध्यापक भी रहे, करेक्ट। पढ़ाए भी। हुँ, उसके पहले वो कलकत्ता नौकरी करने भी गए, एक वहाँ पे लोहे की कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पे उन्होंने काम किया कुछ सालों तक। तो सुदामा पांडे धूमिल की जो कविताएँ हैं, वो आज़ादी से मोहभंग हुँ, जो सपने हुए, उसके खिलाफ वो लिखते हैं। हुँ। उनकी एक कविता जब मैं मास्टर कर रहा था हिंदी साहित्य से, उनकी कविता उस समय सिलेबस में थी आपके तो सिलेबस, हाँ, उसमें रही। मोचीराम और संसद से सड़क तक, उनकी जो किताब है संसद से सड़क तक, कल हुँ, सुनना मुझे, धूमिल का प्रजातंत्र। उनकी एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है हुँ, और एक आदमी रोटी खाता है। हुँ, वो देश के संसद से सवाल कर रहे हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, और ये एक खाता आदमी है। रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, वो जो ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। हुँ, मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है? हुँ, मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हुँ, और ऐसी ही एक कविता उनकी है मोचीराम। हुँ। मोचीराम मतलब जो जूते बनाने वाले चमड़े का कोबलर। काम करते हैं, हाँ, हुँ, तो उनके लिए उन्होंने कविता लिखी कि रापी जो लोहे का होता है, जिसपे वो रख जिसपे के, वो हाँ, उनका उसको रापी बोल, मशीन जिसके, हाँ, काम करते हैं जिसपे वो उसमें। लोहे के जैसा होता है, उसको रापी बोलते हैं। वो लिखते हैं कि रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हँसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जूता है। बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। करेक्ट। और असल बात तो ये है कि वो चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है आजकल, कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। एक और ही कविता मुझे याद आती है कि वो कहते हैं कि आदमी काटता है आदमी की नाक, आदमी को काटता है आदमी का जूता। तो बहरहाल ये कविता मैं पूरी करता हूँ कि कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, हुँ, फिर भी मुझे एक ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है, हुँ, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उँगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह-तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग नौइयत बतलाते हैं। हुँ, ये लिखते हैं सुदामा पांडे धूमिल। हुँ। उनकी आप लिखाई भी मतलब आम जनता को इंक्लूड करते हुए, उनकी लाइफ को इंक्लूड करते हुए, रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर बड़ा कटाक्ष है समाज के ऊपर, कि आप और हम अपने आप को समझ क्या रहे हैं? एक ही थाली में हैं। खाना जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आपको ही भूख लगेगी। खाएँगे आप भी रोटी। क्या बता रहे थे आप? उनकी जो कविताओं की लिखावट है, जो उनकी भाषा शैली है, वो बहुत ही आम रही, बहुत ही नॉर्मल रही, उसमें किसी भी पांडित्य मतलब बनावटी नहीं है, बिल्कुल हुँ, सीधा-सीधा वो अपनी बात रखते हैं हुँ, और जनता के संघर्षों की बात करते हैं वो। हुँ, चाहे उनकी किताब संसद से सड़क हो या जो भी हो, अगर आप उसे पढ़ी हो या पढ़ें आप उसे, तो आपको उनकी रचनाओं, उनके बारे में हमको पता चलेगा। हुँ, और एक और बात, जब उनका मतलब देहांत हो गया, हुँ, उनका देहांत जब हुआ तो रेडियो पे एक खबर चलाई गई कि सुदामा पांडित धूमिल जी अब नहीं रहे। उनके तो परिवार बनारस का। में वो रहते थे। हुँ, इतनी सादगी, इतनी शालीनता से वो व्यक्ति ने अपना जीवन जिया हुँ, कि उनके खुद के परिवार वालों को तब पता चला कि मेरे परिवार में मतलब परिवार। कोई इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा कवि था, जब वो मर गए तब, हुँ, कि वो अपने घर में इस तरीके से रहते थे। समाज में तो रहते थे, बाहर तो रहते थे, अपने घर में इस तरीके से रहते थे कि घर वालों को पता नहीं कि मेरे बगल में बैठा है, ये कौन है? कितना बड़ा है। करेक्ट। ये रेडियो से पता चला उनके मरने के बाद। जब उसकी उनकी जाने की खबर हाँ, कि कवि सुदामा पांडे धूमिल जी अब हमें छोड़कर चले गए हैं, तो वो परिवार भी शॉक में ये था कि हमें तो यही नहीं पता था कि जो भी रिलेशन है, पापा, पति, बेटा, कि वो 38 में ही उनकी उम्र, बहुत छोटी उम्र में वो चले 39 गए। 39, हाँ, मतलब बहुत छोटी उम्र में वो चले गए, लेकिन वो भी बीमारी के चलते वो चले गए। ब्रेन ट्यूमर हुआ था उन्हें। ब्रेन ट्यूमर हुआ और वक़्त रहते पता नहीं चला, इलाज नहीं हुआ, और बहुत छोटा-सा जीवन काल में बहुत कुछ हमें दे कर के गए, बहुत कुछ उधेड़-बुन अपने भीतर की, जो जो कि अपने इर्द-गिर्द घटती हुई चीज़ों के वजह से थी। उन्हें बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारी सादगी के साथ ऐसी रचनाओं में हमें देकर चले गए कि हम आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और आप जब देखते हैं कोई नुक्कड़ नाटक हो, चाहे स्टेज नाटक हो, या कोई ड्रामेटिक स्कूल में आप जब पढ़ते हैं, या आप एमेच्योर हो, या क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट थिएटर ग्रुप्स हों, आप जब किसी के भी साथ काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ मेजर लोगों को पढ़ने के लिए कहा जाता है या पढ़ाया जाता है। तो सुदामा पांडे धूमिल जी उन्हीं में से एक हैं, जिनकी रचनाएँ, जिनकी विचारधारा को पढ़ने और समझने के लिए
चैप्टर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं और आपको पर्टिकुलरली उसके ऊपर काम करवाया जाता है, ताकि आप आज के समय में चीज़ों को लाइटली ना लें, क्योंकि आपको हर चीज़ जो मिली है, एक सोने के अंडे की तरह मिल गई है कि आपको सर्व हो गई है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हमें वो सब दे कर के गए हैं, उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया है जीवन में, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी वो लोग हमसे बहुत गुना आगे थे। आज हमारे पास सारे रिसोर्स हैं, लेकिन हम बहुत ही अपने आप को बाउंड कर चुके हैं, लिमिट कर चुके हैं। वो आज हम एक ही जगह बैठे-बैठे इंटरनेट के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन उस समय में ये कुछ भी नहीं था। उन्हें एक छोटी-सी मुलाकात किसी से यदि करनी है, पारिवारिक या प्रोफेशनल या किसी भी तरह की, तो उन्हें बहुत सारा चल के जाना पड़ता था। मतलब इस तरह का वक़्त था वो, और उस वक़्त में वो हमसे 100 गुना ऊपर और आगे की सोच और विचारधारा रखते थे, और वो हमारे लिए इतना कुछ छोड़ कर के गए हैं। कुछ और आप साझा कर रहे थे धूमिल जी का? हाँ, उनकी कोई कविता है जो मुझे याद नहीं आ रही है, मैं उससे खोज और रहा हूँ। यहाँ पर उनके पीसेस भी ऐसे छोटे-छोटे कॉन्वर्सेशंस भी लिखे हुए हैं, जिससे हाँ, जिसको आप पढ़ेंगे ना, तो कॉन्वर्सेशन में आप समझ पाएँगे कि यार कितनी सहजता और सरलता से, मतलब बहुत कहने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी बात को पहुँचाने के लिए सामने वाले तक। जो किताब मेरे हाथ में है सुदामा पंडित हूँ, इसमें उनका खतों का सफरनामा एक तरीके से हम बोल हुँ। सकते हैं, जो डेली एक खत लिखते मैंने थे। यहाँ पे कुछ एक है जो हाँ, तो एक खत मुझे मिला है जो हुँ, अपने पिताजी के नाम पे वो लिखते हैं, हुँ, तो वो खत मैं पढ़ना चाहता हूँ। हुँ, जिससे आपको पता चलेगा कि खत की जो लिखाई होती है वो कैसी होती है और पिता का मतलब बेटे का पुत्र का मतलब अपने पिता के प्रति उसमें क्या संवाद है, सुदामा पंडित मिलता मैं पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय बाबूजी, हुँ, सादर नमस्कार। मैं सकुशल हूँ। हुँ, आशा है आप भी परिवार समेत अच्छे होंगे। हुँ, आज तारीख 3 जून 1967 हुँ, को कन्हैया की चिट्ठी मिली थी। समाचार मालूम हुआ है, मैंने उस चिट्ठी का जवाब आज ही दे दिया है। हुँ, मुकदमे की तारीख 8 जून है, उसकी पैरवी अच्छी तरह से करिएगा। देवमूर्ति सिंह वकील से मिलकर जैसा वे राय दें, उनके अनुसार काम करने की कोशिश करिएगा। हुँ, गवाही के लिए जियावन बिंद और खरपत से बात कर लीजिएगा। हुँ, साथ ही जगरदेव लोहार से भी बात करिएगा। हुँ, ये लोग मुझसे गवाही के लिए कहे थे और हो सके तो रामकरण भर बैठे से भी इस विषय पर बात कर लीजिएगा। हुँ, वकील साहब से पूछ लीजिएगा कि उसकी गवाही ठीक होगी या नहीं। वह भी गवाही कर सकता है। हुँ, बंजर वाली जमीन में जो लोग मकान बनवा रहे हैं, उन्हें बनवाने दीजिए। हुँ, इस मामले में छेदी पांडे या उनके परिवार के लोग जैसा कर रहे हैं, ठीक ही है। हुँ, उसमें रोक-धाम कर हम लोग क्यों करें? हमसे हमारा कोई खास वास्ता नहीं होना चाहिए। घर के लोगों को जूठन, शोभनाथ, लोकनाथ को समझा दीजिएगा कि वे लोग अपने काम से काम रखें। इधर-उधर की बातों में बहुत ध्यान न दें। वैसे इन लोगों के काम की तारीफ कन्हैया ने भी की है कि ये लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। यही ठीक भी है, घर की उन्नति ही सब लोगों के लिए लाभदायक है। मन लगाकर खेती-बाड़ी करें, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। तारीख के लिए सवेरे 6 बजे कचहरी पहुँच जाइएगा। जैसा समाचार हो मुझे तुरंत सूचना दीजिएगा। बाकी सब ठीक है। आपका सुदामा पांडे, आईटीआई सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हुँ, उस समय उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी जब वो आईटीआई में मतलब पढ़ने गए थे। उनके पारिवारिक माहौल में ऐसा कुछ चल रहा था, उत्तर प्रदेश ज़मीनी घरेलू विवाद को लेके, तब एक खत वो लिखते हैं अपने पिताजी को। मतलब बताइए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी छोटी उम्र में आ जाना, आपको वैसे ही बड़ा बना देता है, और इन चीज़ों से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि कनेक्ट इसलिए कर पाती हूँ कि हम लोग भी छोटे-छोटे ही थे, पापा जब गए, और बेवक़्त ही आप जब बड़े होते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं बस। और इसलिए हम आज घर में सबको कहते हैं कि धीरे-धीरे बड़े हो गए, क्योंकि आप जब एक बार बड़े हो गए तो फिर आप बड़े हो गए, कोई रिवर्स गियर है ही नहीं वहाँ पर। तो मैं ऐसी वो प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि हर कोई अपने जीवन में सही समय पे सही तरीके से बड़ा हो। जल्दी-जल्दी बड़ा ना हो। एक ऐसी कविता जो है वो लिखते हैं कि घर मैंने छोड़ दिया, हुँ, कोई मूल्यवान चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, हुँ, जो अब बाद में आएँगे मेरे याद में, मुझसे अच्छा बनेंगे, चुकने के बाद जितना बचेंगे, कुछ नया रचेंगे। वाह! ये धूमिल करेक्ट। पांडे उसमें लिखते हैं मैंने अभी। कुछ चीज़ वहाँ पे हाँ, फ़ोल्ड मैं कर रखी है, आप दे रहा हूँ मुझे आपको। उसे जी, आप आपके हवाले आपके हवाले हवाले से। से। हुँ। ऐसे 2-2, मैंने कहा ना कि बहुत सारी बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, उसके लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारा कहना ज़रूरी नहीं होता। वो क्यों कह रही थी मैं आपको अभी बताती हूँ। उनकी 2-2 लाइनें हैं, सिर्फ़ 2-2 लाइनें हैं कुछ-कुछ। सिर्फ़ वो कहूँगी तो मुझे आपको उसको डिस्क्राइब भी करना नहीं पड़ेगा, खुद ही समझ जाएँगे। जब दूध के पौधे झर रहे हों सफ़ेद फूल, जब दूध के पौधे झर रहे हों सफ़ेद फूल, निःशब्द पीते हुए बच्चे की ज़ुबान पर। ये बात सिर्फ 2 लाइन की है,
और मुझे मतलब मैं एक्सप्लेन चाहूँ करना तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस बात को जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसके अलावा उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहती हैं तो आप कर दीजिए। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मतलब बहुत सीधी-सी बात है कि जब दूध के पौधे से झर रहे हों सफ़ेद फूल निःशब्द पीते हुए बच्चे की ज़ुबान पर। आज भी आज देखिए, आज की तारीख में शिवरात्रि के दिन की बात हो रही है, पर ये बात हो रही है जहाँ पर वेस्ट ऑफ मतलब भगवान पर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मिक्स करके चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारा सारा चढ़ाते हैं, लेकिन और पैरेलली हम देखें तो बहुत सारे लोग बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है। तो हम खैर एक ही दिन क्यों ये सब याद करते हैं, पूरा हमेशा ही चल रहा है, उस चीज को हमें हमेशा याद करके करेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर इन 2 लाइनों में बहुत सीधी बात कही गई है। आंकड़े के फूल को रिलेट करें आप, आंकड़े का फूल जो जिसकी माला बनती है, उसके पत्ते से बहुत सारा इलाज भी होते हैं, और वो शिव जी के का प्रिय पौधा भी है ना? अब वहाँ उस दूध को अगर आप देखें, वो किसी काम का नहीं है। ऑफ कोर्स दवाइयों में एज़ अ मेडिसिनल इस्तेमाल है आकड़े के उसका। पौधे से आपका ताल्लुक मंदार के पौधे से है? हाँ, शायद मुझे वो शब्द वो हो ओके, ओके, पता नहीं। वो ऐसे बड़े-बड़े से पत्ते होते हैं जो जिसमें से पिंक-पिंक छोटे-छोटे से फूल होते हैं जिसकी माला शिव जी को चढ़ाई जाती है। धतूरा, नहीं, धतूरा इज़ डिफरेंट, आंकड़े ओके, का ठीक, पौधा ऐसे जंगलों में कहीं पर भी जंगली जगहों पे ऐसे दिख जाता है वो। उसके ओके, सफेद कलर के छोटे 4 पंखी के फूल होते हैं, 4-5 पंख। ठीक। ओ मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखूँगा। ओके, तो उसमें से दूध निकलता है, उसकी पत्ती तोड़ो, चाहे डंडी तोड़ो, चाहे फूल तोड़ो, सब में से व्हाइट कलर का दूध निकलता है। हुँ, याद आया कुछ? वही है जो आप बोल रहे हो? ओके, अलग मुझे लग रहा है कुछ तो अलग है। ओके, ठीक है। तो बहरहाल इस 2 लाइन में कहने का ये मतलब है कि उस पौधे का दूध और बेज़ुबान बच मतलब बेज़ुबान, निःशब्द जो हुँ, बोलते नहीं है बच्चे, मतलब छोटे बच्चे जो जो रोते हैं सिर्फ़, है ना? अबोध, बालक। टोडलर। हाँ, मतलब जो बोलते नहीं है। हुँ, वो दूध अगर बच्चे की ज़ुबान में गिर रहा है तो वो उसका काम हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये पीने वाला दूध है या कौन-सा वाला दूध है। तो जब दूध के पौधे झर रहे हों सफ़ेद फूल निःशब्द पीते हुए बच्चे की ज़ुबान पर, तब उन्हें सुनना अधिक सार्थक होगा। हुँ, मेरा जीवन लार टपकाती हुई नेकर का नाड़ा है, मुझे मेरे दर्द ने पिछाड़ा है। मेरा जीवन लार टपकाती हुई नेकर का नाड़ा है। और ये लार टपकाती हुई नेकर का नाड़ा क्या कॉम्बिनेशन है। अब वो जो वो नाड़े लटकते होते थे ना पहले के कपड़ों पे, पैजामे में। पजामे में, उससे कनेक्शन उन्होंने किस बात को लिया है, जीवन की मतलब मेरा जीवन लार टपकाती हुई नेकर का नाड़ा है, मुझे मेरे दर्द ने पिछाड़ा है। हाँ, अब ये सुनिए, मेरे गांव में वही आलस्य, वही ऊब, वही कलह, वही तटस्थता, हर जगह और हर रोज, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। चालाक गिलहरियों का पीछा करती हुई दूधमुही तीनी तिलक उठी है। मैं चौंक पड़ता हूँ, नहीं, इन दिनों बात बात पर इस तरह उदास होना ठीक नहीं है। मैं देखता हूँ, मुझे बरसती हुई उसके चेहरे पर खुली हंसी है, जिसमें एक भी दांत शरीक नहीं है। पता नहीं कितना अंधकार था मुझ में, मैं सारी उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया। मैं तमाम उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया। बताइए, अभी मतलब जो आप पीछे कविता पढ़ रहे थे, दूध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे कवि का नाम नहीं याद आ रहा है, कविता है। हम्म स्वान मतलब स्वान बोलते हैं कुत्ते को। तो वो कविता लिखते हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, हम्म भूखे बच्चे अकुलाते हैं, हम्म माँ की छाती से लिपट-लिपट जाड़े की रात बिताते हैं। हम्म ये जो भी आपने ये जो आप 2 लाइन जो सुने थे, ये उनका जो संग्रह है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। उससे है। और उसमें उनकी आशा, वो ये कह भी रहे हैं कि उनको आशा थी कि देश के प्रयत्न से खुशहाली आएगी, बच्चे को भरपेट दूध मिलेगा, और उन्हीं के शब्दों में ये 2 लाइनें उन्होंने जी। कही। मतलब आप समाज को किस गहराई से, किस नज़रिए से कंपैशन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं और वो आता ही रहेगा बार-बार, क्योंकि जब तक संवेदनशीलता नहीं है अगर व्यक्ति के अंदर, वो इस गहराई तक जाकर के लिख ही नहीं सकता। और जिस लेवल पे वो आम छोटे-छोटे बच्चों को भी उन्होंने अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व कर लिया।
छोटे बच्चों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको इतनी खूबसूरती से उतारना और उसका कंपैरिजन एक आंकड़े के पौधे से, फूल से, उससे निकलते हुए दूध से कर देना, सिर्फ इस आशा में कि एक दिन मेरे देश में इतनी उन्नति हो। उनकी इमेजिनेशन, उनका जो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो पिक्चर है, वो इतना सुंदर सिंपल कि एक दिन ऐसा हो कि मेरे देश में हर बच्चे को आंकड़े का दूध नहीं, रियल का दूध उसे मिले, उसके लिए जो जरूरी है। ये तो एक लाइन में उन्होंने एक बात को वो कर दिया कनेक्ट, लेकिन सच्चाई देखिए, उनके विचारों, मतलब अरे तो कितनी जल्दी भी चलेगा, तो उन्होंने कब लिखा होगा, कब उनके अंदर कितने, और वो जो लास्ट में मैंने पढ़ी उनकी बात की, मेरे भीतर कितना अंधकार रहा होगा कि मैं उसको जीता चला गया, अपने रोशनी की तलाश में उसमें ही जीता चला गया। तो आप सोचो कि उस दौर में उन सभी ने, अभी हम क्योंकि धूमिल जी की बात कर रहे हैं, तो धूमिल जी ने उस वक्त क्या देखा समाज में, कितना अंधकार देखा समाज में, कि उतनी सी उम्र में उन्होंने इतनी गहराई और इतने स्याह चीजों को इतने खूबसूरती से पन्नों पर उतारा। वो दर्द, वो अंधकार, वो पीड़ाएं जो चल रही थी। आइए बात कर लेते हैं थोड़े से उनके जीवन परिचय, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में। उनका नाम जैसे धूमिल क्यों पड़ा? कि सुदामा पांडे धुमिल के नाम से हम उनको जानते हैं। इनका जन्म हुआ 9 नवंबर 1936 को बनारस के निकट एक गांव पड़ता खेवली गांव। उनके पूर्वज कहीं दूर से खेवली में आ बसे थे। धूमिल के पिता शिव नारायण पांडे एक मुनीम थे। इनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थी। जब धूमिल 11 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। धूमिल बचपन में संघर्ष में रहा। 12 साल के जब थे तभी उनकी अल्पायु में उनकी शादी कर दी गई। उनकी वाइफ का नाम था मूरत देवी। 1953 में जब उन्होंने हाई स्कूल किया तो सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति थे अपने गांव के जिन्हें सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उस समय 1953 में आर्थिक दबाव के रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी न कर सके। स्वाध्याय और पुस्तकालय दोनों के बल पर उनका बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता रहा। अब बात करते हैं उनके आगे के जीवन के बारे में। तो रोजगार की तलाश में धूमिल कलकत्ता गए। कहीं ढंग का काम न मिला तो लोहे ढोने का काम करने लगे। मजदूरों की जिंदगी को करीब से जाना, ये आप उनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। इस काम की जानकारी उनके सहपाठी मित्र तारकनाथ पांडे से मिली तो उन्होंने अपनी जानकारी में उन्हें एक लकड़ी की कंपनी में, एक कंपनी है वहाँ की तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी दिलवा दी कलकत्ता में। वहाँ से लगभग 1.5 साल तक एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। इसी बीच उनकी तबीयत खराब होने लगी तो घर लौट आए। बीमारी के दौरान मालिक ने उन्हें मोतिहारी से गुवाहाटी चले जाने का कहा। धूमिल अपने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया कि वो जा नहीं पाएंगे। मालिक का घमंड बोल उठा तो उन्होंने लिखा कि आई एम पेइंग फॉर माई वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। मकान मालिक ने उनको बोला, मतलब मालिक ने कहा कि आई एम पेइंग फॉर योर वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। तो उनका रिप्लाई भी मुझे पता है कि आई एम पेइंग फॉर माय हेल्थ नॉट फॉर योर वर्क। हाँ, ये धूमिल जी ने बोला। फिर क्या था, 450 की नौकरी थी, प्रति घन फुट मिलने वाली कमीशन और टीए डीए धूमिल को सबके लात लगा दी। इसी घटना से धूमिल पूंजीपति और मजदूरों के दृष्टिकोण को समझते चले गए। अब उनका जनवादी संघर्ष उनकी कविताओं में आक्रोश बन प्रकट होने लगा। धूमिल को हिंदी कविता में संघर्ष का कवि कहा जाता है। 1957 में धूमिल ने बनारस विश्वविद्यालय के औद्योगिक संस्थान में ITI उन्होंने प्रवेश लिया। 1958 में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर विद्युत का डिप्लोमा किया। फिर वहीं पे वो अनुदेशक नियुक्ति हुई, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी। फिर यही नौकरी कर उन्हीं पे पदोन्नति पा ली। बनिया, बनारस, सहारनपुर में उनकी नियुक्तियां होती रही। 1974 में जब वो सीतापुर में कार्यरत थे तो बीमार पड़ गए। उनकी पता चला उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। फिर 1-2 साल के अंदर ही 1975 में 10 फरवरी 1975 में हमने उनको खो दिया। तब उनकी उम्र मात्र 39 साल थी। अगर हम बात करें सुदामा पांडे धूमिल की भाषा शैली की तो यहाँ पे लिखते हैं कि संबोधनात्मक प्रयोग भी उन्हें तमाम समकालीन मूल्यमेदार व पांडित्य प्रदर्शन प्रिय कवियों से अलग एक विशिष्ट पहचान देता है। उनकी कविता नए बिंब विधान व नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर से मिलाती है। इस दृष्टि में उनकी काव्य भाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य बिंब अपने परवर्ती कवियों से अलग बनाते हैं। सुदामा पांडे का रहन सहन, जैसे कि मैंने बताया, कितना साधारण था कि उनके परिवार के लोगों को तब पता चला कि जब उनकी मृत्यु हो गई, रेडियो पे जब उन्होंने खबर सुनी। अब बात बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जब उनकी अंत्येष्टि के लिए समय एक पुराने रचनाकार हैं कुंवर नारायण श्रीलाल शुक्ल पहुंचे थे। अपने आत्मकथ्यों में वो अपनी जिस मृत्यु को अनिश्चित दिन में सैकड़ों बार संभव बताते थे, वह दिन आई ही कुछ ऐसे दबे पांव थी। वरिष्ठ कवि लेखक काशीनाथ सिंह बताते हैं कि औपचारिक उच्च शिक्षा में महरूम धूमिल बाद में कविता सीखने और समझने की बेचैनी से ऐसे पीड़ित हुए कि जीवन भर विद्यार्थी बने रहे। उन्होंने अपने पड़ोसी नागानंद और कई शब्दकोशों की मदद से अंग्रेजी भी सीखी ताकि उनकी कविताएं भी पढ़ सकें। अलबत्ता विधिवत अध्ययन की कमी को उन्होंने इस रूप में जीवन झेला कि वामपंथी होने के बावजूद
न स्त्रियों को लेकर मर्दवादी सोच से मुक्ति पाए और न गाँव और शहरों के बीच औरचरता में चुनाव के सम्यक वर्गीय दृश्य को अपना पाए। ये ऐसी विचारधारा हमारे सुदामा पांडे धूमिल उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, उनकी किताबों में हमें देखने को मिलती है। वेल, तो आज धूमिल जी और फैज़ जी के बारे में हमने जितनी बहुत नहीं, थोड़ी बहुत ही अपनी जानकारी आप सबके समक्ष रखी, साझा की। और आपको अगर उनके बारे में और भी कुछ पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल बता सकते हैं। और हम फिर अगली बार कोशिश करेंगे कि और डेप्थ में हम जा कर के अपने महान राइटर्स के बारे में और जानें और आपके साथ शेयर करें। तो आज की ये जो चर्चा परिचर्चा है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी पर्वों की और आज के महापर्व महाशिवरात्रि की। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एटा स्टूडियो, एकता तिवारी स्टूडियो एंड एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपको हर बार नई नई अपडेट्स अलग अलग चैनल पे रिगार्डिंगली मिलती चली जाएंगी। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, बस फैज़ साहब की नज़र से मैं अपनी बात का समापन करना चाहता हूँ कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न माने। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।